अपने कोर्स में डिजाइन भी ऐसा हुआ है, सवाल भी ऐसे बने हुए हैं कि सारे स्टैंडर्ड्स क्या है, मिक्स है। तो ये आई विल मेक श्योर कि आप कोई चीज भूलें नहीं। चलिए जी, अब ये तो हो गई बात। आज हम अपना पहला नॉन करंट एसेट्स के स्टैंडर्ड्स के अंदर IFRS 9 को शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को शुरू करते हैं भाई। अच्छा, अब फोकस के साथ बिल्कुल तमीज से आज आपने कुछ इसकी मंतकें सीखनी है IFRS 9 की। अपने पास सबसे पहले हेडिंग डालें IFRS 9 की, और IFRS 9 में आप ये लिखें कि यहां पे हम दो लोगों की बातें करेंगे। लिखो अपने पास, हम यहां पे दो लोगों की बातें करेंगे। एक वो जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन अपने पास वापस से IFRS 9 की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पहले चैप्टर की तुम लोग हेडिंग डालोगे और उसमें लिखोगे यहां पे हम बात करेंगे कितने लोगों की, दो लोगों की। पहला बंदा वो बंदा जिसको पैसे लगाने, आप मेरी जबान में क्यों नहीं लिखते हो, वो बंदा जिसको पैसे लगाने हैं। प्लीज लिखें अपने पास, वो बंदा जिसको पैसे लगाने हैं। और यहां पे कोई अजीब सी ड्राइंग बना दो यूं करके, कमजोर सा बंदा बना दो। सही है जी, वो बंदा जिसको पैसे लगाने हैं। प्लीज इतना काम करें आप मेरे लिए। लिख लिया ऑनलाइन वालों, प्लीज तुम लोगों ने साथ साथ रहना है। वो बंदा जिसने पैसे लगाना है। अच्छा, अब उसके सामने दूसरा बंदा बनाओ जल्दी से, कमजोर सा वैसा ही दूसरा बंदा बना लिया। अब उसके नीचे आप लिखें वो बंदा जिसको पैसे चाहिए, वो बंदा जिसको पैसे चाहिए। सही है जी। अच्छा भाई देखो, दुनिया चलती भी तो ऐसा ही है ना। मैं कहीं किसी को पैसे क्यों दूंगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। और कोई पैसे लेगा क्यों, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। ऐसा ही है, ये सिंपल कहानी। अच्छा, IFRS 9 बना ही इसी मंतक के ऊपर है। IFRS 9 कहता है कि भाई मैं आपको यहां पे दो लोगों की बातें करूंगा। प्लीज सुनना, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। IFRS 9 कहता है कि भाई सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा इन्वेस्टर की, जो पैसे देगा। और जो दूसरा बंदा है ना, वो इशूअर है, जो पैसे लेगा। अब यार ये इतनी बारीक बातें हैं IFRS 9 के अंदर कि आप अगर खुद बुक खोल के रीड करेंगे आपको नहीं समझ आनी है, क्योंकि ये जार्गन्स है। तो पहले मैंने जार्गन्स पे काम करना है, फिर मैं स्टैंडर्ड पे चलूंगा। सुनिएगा। अच्छा भाई, अगर लेट्स से सुनो, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर, जो कि है नहीं, सुनो, मेरे पास अगर बहुत पैसा आ जाता ना, तो मैं आइडल पैसा नहीं रखता, मैं कहीं उसको इन्वेस्ट करता, मैं कहीं उसको। या प्लीज जरा फोकस होकर सुनिएगा आप, मैंने आपको कहानी से कहानी है। इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो खुदा के वास्ते मुझसे पूछ लेना, रट्टा नहीं लगाना आगे, क्योंकि फिर आगे हर सवाल में इशू और इन्वेस्टर ऐसी बातें हो रही होंगी, तो उसमें कंफ्यूज होगा तो फंस जाओगे सवाल में। और हर बार इसका सवाल आता है कोई 8 से 10 नंबर का, तो प्लीज इसको मिस आउट नहीं करना। फ्री के नंबर होंगे, आसान हो जाएगा। ये सुनो खाली, भाई मैंने कहा कि ये इशूअर है, इसका नाम इशूअर क्यों पड़ा, जरा ये समझते हैं। ये समझो एक बंदा है मेरे जैसा, उसने कोई कंपनी खोली, उसने कोई कंपनी खोली। अब इसने कुछ अपने पैसे लगा लिए, अब इसने बोला कि भाई अब मैं कुछ लोगों से पैसे लेता हूं, कुछ लोगों से पैसे लेता हूं। याद करो FAR 1 में मैंने बताया था, इसके पास पहला ऑप्शन यह है कि ये शेयर इशू करे। ये क्या इशू करे, वापस बोलो, शेयर इशू करे। इसने कहा यार शेयर इशू करे मतलब तो इसका नाम इशू है, अभी थोड़ा सा लिंक करना है इसको। भाई ये कह रहा है कि मैं आपको एक कागज के पन्ने के ऊपर, कागज के पन्ने के ऊपर लिख के देता हूं, स्टैम्प पेपर के ऊपर, कि आप इस कंपनी के मालिक बनेंगे और मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा हूं, मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इसने कहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसने कहा कौन सा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें फाइनेंस रिलेटेड है ना, ये फाइनेंस ऑब्टेन कर रहा है। याद करो कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आता, प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स, वही तो सीखा है वहां पे। तो वहां पे क्यों नहीं बताया, दिमाग छोटे थे तुम्हारे।
गुस्सा हो जाता तुम अगर वहां पे बताता। यहाँ पे समझ आती है बात, क्लियर है? अब बात समझो, समझने की बात यह है, समझने की बात यह है सर यहाँ पे कि इसने क्या किया, एक ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट भाई? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया। अच्छा, तभी तो इसका नाम इशूअर। अब सोचो कि इसका नाम इशूअर क्यों पड़ा यहाँ पे। इसने बोला ये कि भाई जब इसको पैसे चाहिए ना तो ये कुछ इशू करेगा, और वो इशू क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में इसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, फाइनेंस मिलेंगे, तभी इसका नाम क्या है, इशूअर है। पहले बताओ बात समझ आई? यानी सर यहाँ पे एक बंदा इन्वेस्टर है तो दूसरा कौन है? अच्छा, तो सर हम इसको अभी थोड़ी आईएफआरएस की जबान में लेके आते हैं। आईएफआरएस की जबान का सर मतलब यह है, आईएफआरएस की जबान में, कि एक बंदा किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। सुनना है आप लोगों ने, एक बंदा किसी कंपनी के, तो जो इन्वेस्ट करेगा उसका नाम क्या है? ओके चलो मान लिया। फिर एक बंदा सिक्योरिटी इशू कर सकता है, उसका नाम क्या है? भाई गेम तो ऐसी चलती है ना दुनिया में कि एक बंदे को इन्वेस्ट करना है तो दूसरे को पैसे चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि IFRS 9 टॉक्स अबाउट इन्वेस्टर एंड इशूअर, इन्वेस्टर एंड इशूअर। पहले बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है? चलें जी, वेरी गुड। यहाँ पे यानी अब तक हमने सिर्फ ये लिखा कि सर IFRS 9 जो है वो बात करता है इन्वेस्टर और इशूअर की। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो, फिर मैं आगे चलता हूँ। इन्वेस्टर और इशूअर तो कौन सा क्लियर है? यानी आगे जाके जब मैं इशूअर कहूंगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? पक्की बात है। चलो और आगे चलते हैं, अब समझते हैं, प्लीज सुनिएगा। मैंने कहा सर चलें, ये भी बात मुझे समझ आ गई, बेसिक समझ आ गई मुझे, बिल्कुल बेसिक। फिर मैंने कहा फिर ये बंदा आ गया, इसने कहा मुझे फिर इन्वेस्ट करना है, इसने कहा मुझे फिर इन्वेस्ट करना है। अच्छा भाई, फिर ये बंदा आ गया, इसने कहा ये है इशूअर। इसने कहा कि भाई मुझे पैसे तो चाहिए, मुझे पैसे तो चाहिए। मैं फिर आपको एक इंस्ट्रूमेंट इशू करूंगा जिसको मैं अब नाम दूंगा सर डेट इंस्ट्रूमेंट। ये इन्वेस्टर कह रहा भाई मेरे को नहीं समझ आ रही बात, ये क्या तुम बातें कर रहे हो भाई। फिर मैंने एक और बात वापस ऐड की इसमें, यहाँ पे इन्वेस्टर ये कह रहा है भाई मुझे पैसा डालना है और मुझे कुछ कमाना है। इसने बोला बिल्कुल, पर मैं आपको अपनी कंपनी में शराकतदारी नहीं दे सकता, मैं आपको ओनर नहीं बना सकता, क्योंकि अगर शेयर इशू करोगे तो वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप पैसे भी ले लें और किसी को ओनरशिप भी ना दें? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? डेट इंस्ट्रूमेंट। यानी आप टेक्निकली सामने वाला बंदा उधार ले ले, तो वो जो उधार लेगा, प्लीज सुनिएगा, जो वो उधार लेगा तो क्या उसका कोई सबूत होगा? वो क्या इशू करेगा? डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा। यानी सर अब एक बात समझ आ रही है, अब एक बात समझ आ रही है मुझे कि एक इन्वेस्टर, तुम लोग फिर यहाँ पे कंक्लूड करके फिर बाद में लिखवाता हूं मैं, एक इन्वेस्टर दो तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। पहला इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और अभी आपने साथ साथ यही जार्गन बोलना है, एक बंदा कितने तरीकों की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? इक्विटी सिक्योरिटी, साथ साथ बोलना है इक्विटी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी। तो मुझे एक और बात बताओ, सामने वाला बंदा कितने तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकता है? इक्विटी सिक्योरिटी। अच्छा, आप मैं कोई तुमसे चलते हुए ऐसे ही पूछे कि एक बंदा डेट सिक्योरिटी क्यों इशू करेगा इंस्टेड ऑफ इक्विटी सिक्योरिटी? वो ओनरशिप देना, अच्छा अगर उसको ओनरशिप देने से कोई मसला नहीं है, इक्विटी, कोई अगर कोई इंटेलेक्चुअल बच्चा हो यहाँ पे जो शार्क टैंक देखता हो, कभी सुना तो होगा यार। हाँ ये बोलो नहीं तो कोई अच्छी बात है, सीए में हो ऐसी चीजें नहीं देखते। अच्छा देखते हो, बिल्कुल वेरी गुड, सुनो आगे। अच्छा भाई, अब उसके अंदर आपने मतलब बाज़ औक़ात देखा होगा, वो बोलता है कि भाई मेरी इक्विटी की वैल्यूएशन ये है, मैं आपको 10% ऑफर कर रहा हूँ, 15% ऑफर कर रहा हूँ। वो होती है इक्विटी की डाइल्यूशन। क्योंकि अगर मैं 100% का मालिक हूँ तो मैं अपने शेयर उसको दे दूंगा, तो मैं 15% कम मालिक हो जाऊंगा। उसको हम कहते हैं इक्विटी की डाइल्यूशन। वो इक्विटी की डाइल्यूशन अगर मैं नहीं चाहता तो फिर मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट? डेट इंस्ट्रूमेंट। और इवन 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 जब सामने वाले शार्क टैंक पे जो शार्क्स बैठी होती है ना, वो भी ये कहती हैं कि हमें कंपनी का मालिक, तो हम आपको डेट की फॉर्म में पैसे दे रहे हैं,
तो इट्स ऑल अबाउट के इन्वेस्टर और इशूअर का रिलेशन है, बट वो रिलेशन बिजनेस है, उसकी अकाउंटिंग कौन सिखाता है? IFRS 9। भाई बात क्लियर है? अच्छा, यानी आज के बाद ऑनलाइन में तो प्लीज तुम भी कंफर्म करो, क्या आज के बाद कोई तुमसे पूछे, क्या लाजमी बात है कि एक बंदे को अगर पैसे चाहिए तो क्या वो इक्विटी सिक्योरिटी इशू करेगा? कौन सी कर सकता है? अच्छा, फिर डेट सिक्योरिटी इशू करने की वजह क्या होगी? भाई वो अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा होगा, ऐसा ही है। आओ अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं, वो भी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। जरा मैं इसको कटा दूं भी यहाँ से। अच्छा भाई, हमने कहा जैसे पैसे वाला आदमी है उदय शेट्टी, आपको तो याद ही होगा, तो ये इसके पास भगवान का दिया सब कुछ है। अच्छा भाई, अब इसको मस्ती है कि इसने क्या करना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं। पर जो बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है जानी वो कौन कहलाता है? हमने अभी बातें की हैं ताकि ये समझ लें। अकाउंटिंग नहीं की है अभी, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, अकाउंटिंग नहीं की है अभी, मैं IFRS 9 के फ्रेमवर्क में घुमा रहा हूँ मैं, सही है जी। अच्छा, अब जरा सुकून से इस बात को समझते हैं और अपने पैरामीटर्स पे इसको उतारते हैं, फोकस होके देखना। क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे ये लगता है, अगर आप इस बात से डिसएग्री करें तो आप बिल्कुल नालायक हैं, मुझे लगता ही है कि इन्वेस्टर जब शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ना, तो वो दो तरीके के गेन कमाता है। एक होती है शेयर की एप्रिसिएशन, सही है जी, और डिविडेंड। इसको हम अकाउंटिंग और टैक्स की जबान में कहते हैं कैपिटल गेन और डिविडेंड। अच्छा, कैपिटल गेन क्या होता है समझिएगा, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया 15 रुपए के हिसाब से, अब कंपनी ने नाम बना लिया, उसकी शेयर की वैल्यू हो गई 25 रुपए, तो क्या मुझे ये 10 रुपए का बैठे बिठाए गेन हो गया? इसको मैं कहता हूं कैपिटल गेन। अच्छा, इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी देती है, वो मेरी डिविडेंड इनकम। यानी आप इस बात को समझें कि इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करेगा? दो वजह, या तो कैपिटल गेन या तो डिविडेंड। तो सर हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि सोच रहा हूं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूं, तो फायदा क्या है सर? फायदा ये है कि आपके पास 30 का शेयर खरीदा आपने, तो वो कितने का हो जाएगा? 45 का। और जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे उसने क्या दे दिया? डिविडेंड। पर एक बात समझो, एक बात समझो, यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कंपनी का दिवाला निकल जाए, वो कंपनी की प्राइस ऊपर जाने के बजाय, और वो डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड कंपलसरी, वो डिपेंड करता है ओनर्स के डिस्क्रिप्शन पे कि आया क्या देना है या नहीं देना। अब बात समझें, तो अभी मैं किसका पर्सपेक्टिव सिखा रहा हूं? इन्वेस्टर का, सुनिएगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, सीखा ये हमने कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने से हम दो गेन्स कमा सकते हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड। अच्छा, अभी सिर्फ बातें चल रही हैं, अल्लाह की कसम IFRS 9 का भी खाली हम चक्कर लगा रहे हैं कि इसमें आता क्या क्या। तो अगर मैं अभी आपको समरी बताऊं, हम यहाँ इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीखेंगे, इशूअर की सीखेंगे, पर इन्वेस्टर में ये सीखेंगे कि शेयर्स खरीदते वक्त क्या एंट्री बनेगी, गेन हुआ तो क्या एंट्री बनेगी, डिविडेंड आया तो क्या एंट्री बनेगी, बेचा तो क्या एंट्री बनेगी, ये सब सीखेंगे, ये सब सीखेंगे। वीडियो ऑन करा दें यार, बेटा वीडियो तो ऑन है, बिल्कुल मैं देख लेता हूँ, मैं तो आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, वीडियो ऑन है। आई थिंक वो स्वाइप कर दिया होगा आपने, वापस लाने के लिए आपको यूं करना पड़ेगा इधर। अच्छा भाई प्लीज देखो, पहले बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा सर, अब मसला ये है, शेयर्स में इन्वेस्ट करने पे सर रिस्क है, शेयर्स में इन्वेस्ट करने पे क्या है जानी? रिस्क है। रिस्क कितने हैं? दो, शेयर प्राइस नीचे आ गई तो लग गए, या तो हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड ना दे, या प्लीज समझना, प्लीज समझना, अब जो मेरा इन्वेस्टर है, अब वो कोई ऐसा वे आउट निकालेगा जिसमें उसको लॉस के चांसेस कम हो, तो अब वो पता है क्या ऑप्शन लेगा? डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। देखो जरा बात समझो, दोनों के पर्सपेक्टिव समझते हैं, प्लीज समझिएगा। इशूअर के लिए मैंने आपको क्या कहा था, इशूअर इक्विटी सिक्योरिटी कब इशू करेगा? जब इसको ओनरशिप का मसला। अच्छा, वो डेट सिक्योरिटी इशू कब करेगा? जब उसको ओनरशिप का मसला हो। पहली चीज आप इसको साइड में लगा दें, वो इशूअर की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। अब देखो यहाँ पे यूं सोचो, ये तुम्हें बाकी जगहों पे MFA वगैरह में भी काम आएगा, सुनना। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जैसे मुझ जैसा कोई इन्वेस्टर हो ना, जो रिस्क टेकर हो,
तो मैं क्या करूंगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। मैं अपने पैसे लंबे अरसे के लिए नहीं फंसाऊंगा, मैं ट्रेडिंग करता रहूंगा, मैं पैसे निकाल के साइड में हो जाऊंगा। अच्छा, एक होते हैं रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। रिस्क अवर्स का इन्वेस्टर है कि मस्ती है, इन्वेस्ट करना है पर रिस्क नहीं लेना। तो वो क्या करते हैं पता है, डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के खुद के लगे हुए हैं, सही हो, फिर भी उसकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है कि वो तो पैसे छाप के दे देगी, उसका तो मसला नहीं है। पर खैर एक बात समझें, यानी आप इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव सोचते हो, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर तुम बताओगे इक्विटी सिक्योरिटी में कब इन्वेस्ट करेगा, जब वो रिस्क टेकर होगा। अच्छा, वो डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कब करेगा, जब वो रिस्क टेकर, तो कमाई तो दोनों में, कमाई तो दोनों में, पर दोनों के अपने फायदे और नुकसान आते हैं। शेयर्स में कभी भी शेयर बेच के निकल सकते हो, यस, पर डेट सिक्योरिटीज में अगर आपने उसको कहा है कि ये ले 3 साल के लिए पैसे, तो फिर 3 साल पैसे आपके ब्लॉक हो गए, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। पर इसमें भी देखेंगे हम गेम्स कि जब 3 साल पहले आप बार्गेन करने जाएं तो क्या होता है, वो भी सिखाऊंगा, वो पूरी मार्केट हम घूमेंगे। पर पहले आप इसको लॉजिकली समझें कि IFRS 9 के अंदर आता क्या क्या है। ऑनलाइन में लोग प्लीज एक बात बताएं, ये बात क्लियर है और तुम सब भी, यहां तक बातें क्लियर है? ओके जी। अच्छा, आप जरा बात समझें, रिस्क के लॉस होने का डिविडेंड ना दे तो सर ऐसी बात, एक डर लगा देता। तो इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है, वो रास्ता क्या है सर? रास्ता ये है कि आप हमें शेयर्स के नाम पे पैसे नहीं दें, जबकि आप क्या दे दें हमें, उधार के नाम पे डेट दे दें, ऐसा ही है। अच्छा, आप जरा बात समझिएगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इसके नाम अलग अलग होंगे तुम्हारे IFRS 9 के अंदर। अगर मैं अब मैं इशूअर बन के सोच रहा हूँ, पहले तो सुनना, मैं इशूअर हूँ, इन्वेस्टर को दिमाग से निकाल दो। इशूअर, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पैसे चाहिए और मुझे डेट की फॉर्म में चाहिए, तो वो उस कागज के पन्ने का कोई नाम रखेगा, डेट सिक्योरिटी ना। अब एक एक करके नाम, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, TFC, EPS में करवाया था, क्या नाम बोला मैंने? अच्छा, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये कि एक टर्म के लिए एक फाइनेंस है जिसका सर्टिफिकेट ही है, एक टर्म के लिए एक फाइनेंस है जिसका सर्टिफिकेट, या उस कागज के पन्ने का नाम कोई भी दे दो, बट इन सब्सटेंस वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, या साथ साथ बोलना है कौन सा, डेट इंस्ट्रूमेंट है। बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं एक और चीज तुमसे पूछूं तो प्लीज मुझे क्लैरिटी से बताना, क्या मैं ये कहता हूं कि अगर मैं उस कागज के पन्ने पे लिख दूं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सर प्रेफरेंस शेयर्स कह रहे हैं आप, प्रेफरेंस शेयर्स सर, रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब है आपने वापस करना है। चलो एक और चीज बात समझें, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ये वो वाला बॉन्ड नहीं जो खुलेगा तो लॉटरी लग गई। आपने इसमें ये कहा कि पाकिस्तान के बॉन्ड्स कुछ इश्यू हुए हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपसे पैसे ले रही है, उस पर कुछ कमाएगी और आपको सूद रिटर्न करेगी आपके प्रिंसिपल के वापस साथ, यानी ये नाम है। देखो मैंने जो सवालात बनाए हुए ना उसमें कोशिश की है पाकिस्तान में जितनी भी ट्रेडिंग होती है ना सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हो, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या डेट इंस्ट्रूमेंट है। और मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर का पिछली बार दिमाग घुमा था, उसने सवालात में ये नहीं पूछा सॉल्व करके बताओ, उसने बोला लॉजिक दो, ये है तो क्यों है। ये कर चुका है लास्ट अटेम्प्ट में, तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम्हें बेसिस लिखनी पड़ेंगी कि मैं इस बिना पे कह रहा हूँ कि ये है, और वो उस तरफ लेके जा रहा है आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने करना है। क्लियरिटी है? अच्छा आगे, अब जरा बात समझिएगा, डेट सिक्योरिटीज में क्या होता है। डेट सिक्योरिटी में प्रिंसिपल अमाउंट हम किसको देते हैं, इशूअर को, इशूअर को। इशूअर क्या यही बाल्टी देगा या इसमें कुछ मिला के, इंटरेस्ट मिला के वापस देगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको वापस देगा। तो सर हमें डेट सिक्योरिटीज में क्या सीखना है बच्चों, डेट सिक्योरिटीज में हमें यह सीखना है कि जिस दिन मैं उसको पैसे दूंगा उस दिन क्या एंट्री बनेगी, जो ओवर द पीरियड मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसकी क्या एंट्री होगी, अगर मैं बीच में रिडीम करने चला गया तो क्या होगा, और जब मेरी मेच्योरिटी आएगी तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम इशूअर के केस में भी और इन्वेस्टर के केस में दोनों में सीखेंगे। बात क्लियर है? अच्छा, क्या भी IFRS 9 शुरू किया या फ्रेमवर्क बना रहे हैं, और हर स्टैंडर्ड के लिए ये होगा, हर स्टैंडर्ड के लिए, ताकि कोई जार्गन आपसे ऐसा नहीं हो कि जो समझ नहीं आ रहा हो। चलें आगे। जी जानी, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। आपने EPS में क्या सीखा है, ऑप्शन होता है ना, बिल्कुल होता है। क्लियर है? तो पर एक एक चीज में क्लियर कर दूं, कन्वर्जन फ्रॉम इक्विटी टू डेट और डेट टू इक्विटी इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। क्लियर है? होता लाजमी है। अच्छा भाई, पैसे वापस मिलेंगे किसके साथ,
इंटरेस्ट के साथ। अच्छा ये बात मैं बता चुका हूं। अच्छा खाली ये देख लो, डिबेंचर कह लो, बॉन्ड कह लो, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कह लो या रिडीमेबल, ये सारी कौन सी सिक्योरिटीज हैं? डेट सिक्योरिटीज हैं। यहां तक कोई मसला? अच्छा अब तुमसे मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, जानी तुम बताओ, ऑनलाइन तो तुम बता सकते हो, डेट सिक्योरिटी के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट तो हेडिंग हो गई ना, अंदर क्या मवाद होगा उसके? वेरी गुड, प्रिंसिपल। दूसरी चीज इंटरेस्ट कितना है, तीसरी चीज टाइम के लिए कितना है। अच्छा शेयर्स पे लिखा होता है? नो, शेयर्स पे इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि कभी भी निकाल सकते हो पैसे, तो इसमें क्यों लिखा होता है? अच्छा पर मैं आपको आगे जाके ये भी सिखाऊंगा, सुनना है प्लीज, देखो यार ये फ्रेमवर्क सिखा रहा हूं ताकि ना आपको मार्केट समझ आए, क्योंकि इंशाल्लाह जब कमाओगे तो इन्वेस्ट भी करोगे, तो सुनना। ये इसको फौरन इंशाल्लाह निकलता है। इधर सुनो, सीन क्या, समझो मेरी बात को। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि मार्केट में डेट सिक्योरिटीज भी किसी और को टिका सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, अभी सुनना फोकस के साथ। मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया एक जगह पे, अब मुझे पैसे की नीड आ गई, मैंने बोला यार एक और प्रोजेक्ट है वहां से पैसे निकालना, पैसे कितने साल के लिए फंसे हुए हैं। मैं किसी ब्रोकर को अरेंज करता हूँ, बैंक को मैं बोलता हूँ यार तेरे पास तो इतने प्रपोजल आते होंगे, ये प्रपोजल वो वाला नहीं है तुम्हारे मतलब का है, ये दूसरा प्रपोजल है कि परचेज ऑफ सिक्योरिटीज का। बैंक पता है क्या करता है, एज अ मीडिएटर एक्ट करता है। वो पता है क्या करता है, हम दोनों को कनेक्ट करवा देगा, बोलेगा अच्छा मैं तो क्या बोलूंगा, कोई ऐसा बंदा ढूंढ के ला जिसको 2 सालों के लिए फाइनेंस चाहिए हो, यानी फाइनेंस इन्वेस्ट करना हो, जिसका इंटरेस्ट रेट की रिक्वायरमेंट ये हो। अच्छा फिर वो क्या करता है, डील क्रैक करवाता है, तो आप बीच में बेच के शार्ट हो सकते हो, उसकी अकाउंटिंग भी सीखेंगे। बात समझ रहे हो? तो यार ये तरीका है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पैसे जमा किए और आप भूल जाओ। हमने यहाँ ये सीखना है, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि जब सामने वाले किसी और को टिकाओगे तो उसको भी तो ये डॉक्यूमेंट दोगे ना, पर उस पर टर्म कितना होगा, 2 साल बचेगा, कितना बचेगा? बाय डिफॉल्ट वो कितने का था, 3 साल का, तो हम खाली उस डॉक्यूमेंट को किसी और के नाम पे रजिस्टर करा के स्टार्ट हो जाते हैं। बात क्लियर है? अच्छा जी, तो हम यहाँ पे खाली ये देख लेते हैं कि सर हमारे पास कुछ इस तरीके का दिखता है डिबेंचर, कि ये कंपनी है, सही है जी, इन अकॉर्डेंस विद ये एंडोर्समेंट है। अच्छा बॉन्ड के ऊपर ना चार्ज भी क्रिएट हुए होते हैं, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लेट्स से तुम किसी लोगों को पैसे इशू कर रहे हो, तो जो तुम्हें बंदा पैसे दे रहा है उसका पैसा भी तो फंस गया ना, तो ये भी तो हो सकता है कि वो कंपनी भाग जाए और कंपनी का दिवाला निकल जाए, तो बॉन्ड पीछे चार्ज क्रिएट हुआ होता है। चार्ज किस पे होता है, या तो आप मॉर्गेज करवा देते हैं प्रॉपर्टी, आप बोल रहे हैं मैं लोगों से पैसे तो ले रहा हूँ पर उसकी बैकिंग है कि मैंने प्रॉपर्टी क्या रखवा दी, मॉर्गेज या गिरवी रखवा दी। कल को वो कंपनी डिफॉल्ट करती है ना, तो वो बिल्डिंग बेच के सबसे पहले किसका पैसा आएगा, बॉन्ड वालों का सब। क्योंकि अगर आप वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स देखेंगे ना, तो वाइंडिंग अप में सबसे पहले जो आपके डेटर्स होते हैं, उनको जो लैंडर्स होते हैं आपके, उनका पैसा जाता है। क्लियर? तो खैर ये नॉलेज के लिए आपकी। अब हम IFRS 9 पे चलते हैं जी। इन्वेस्टर बैंक भी हो सकता है, इन्वेस्टर कंपनी भी हो सकती है, इन्वेस्टर बंदा भी हो सकता है, पर आप कंपनी के तौर पर सोचेंगे, क्योंकि आप बंदे की अकाउंटिंग तो नहीं करते ना, वो तो जल्दी जल्दी सोच लेना। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, कंपनी की। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अगर मैंने शेयर्स खरीदे हुए तो मैंने तो अपने मतलब छोटे से मोबाइल पे लिखा हुआ है कि भाई ये मैंने यहाँ इन्वेस्ट किए मैं, जबकि कुछ भी नहीं है, खाली 0 0 आ रहा होगा। सही है? तो क्या बंदा, बंदे अकाउंटिंग नहीं करता, कंपनी की अकाउंटिंग होती है। सीखेंगे ना अभी आगे आगे। अच्छा भाई अब प्लीज यार, अब मैं तुम्हें लेके आ रहा हूँ डेफिनेशन के ऊपर, ये तुम्हें कॉपी करना होगा। इधर ये इन्वेस्टर है हमारे भाई, कैन इन्वेस्ट इन, जल्दी बताओ कितनी सिक्योरिटीज में, इक्विटी सिक्योरिटीज, यही सीखा है हमने। अच्छा भाई अब फोकस होके देखना, क्योंकि अभी पहला टेस्ट भी लूंगा अभी डेफिनेशन के बाद, पर डेफिनेशन के बाद इधर इक्विटी सिक्योरिटीज को IFRS 9 कहता है कि इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। मेरी बात समझना प्लीज, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कहां पे, फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन के अंदर पहला आता है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। क्योंकि देखो अगर डेफिनेशन आ जाता लिखने को तो तुम लोग वहां पे मर जाओगे, तभी मैंने ब्रेक करके बताया। सुनना, इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, पहले बोलेंगे इक्विटी सिक्योरिटीज में, सही है? अच्छा फिर वापस सुनो, IFRS 9 की जबान में हम उसको कहते हैं शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी।
यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करे तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और उसको आईएफआरएस 9 क्या कहता है, शेयर्स ऑफ। दूसरी चीज, उसने डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने को कहा, राइट टू रिसीव कैश। क्या कहा उसने, राइट टू रिसीव कैश, यानी मेरा राइट है। अच्छा अब एक और चीज सुनो, अकाउंट रिसीवेबल याद है क्या होता है, एसेट होता है, पर क्या वो नॉर्मल एसेट होता है या फाइनेंशियल एसेट? पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल एसेट है। अच्छा अब यूं ब्रेक करते हैं, पीपी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, पीपी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन फाइनेंशियल इन्वेंट्री, नॉन फाइनेंशियल शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश, कैश फाइनेंशियल एसेट। वेरी गुड। यानी सर यहाँ पे उन एसेट्स की बात हो रही है जो कि फाइनेंशियल नेचर के, फाइनेंशियल एसेट्स है। तो ये आईएफआरएस 9 किसकी अकाउंटिंग सिखाता है? अब थोड़ा चेंज करेंगे, आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग सिखाता है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से? अच्छा तो अब ये कहते हैं ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? अच्छा आज के बाद मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए कि फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड्स ए बी सी, ये सारी चीजें आ रही हूं, तो क्या मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पीपी, इन्वेंट्री, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, कैश, राइट टू रिसीव कैश? हो गया एमसीक्यूज। यही फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन का पहला एक्सपेक्ट है ये कि फाइनेंशियल एसेट के अंदर आपके पास शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी भी आता है, राइट टू रिसीव कैश भी आता है। तो सर ये देखें यहाँ पे कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट एज पर आईएफआरएस 9। यहां तक कोई मसला? प्लीज को कॉपी कर लें जल्दी से। जी कोई सवाल? अब आगे आ जाए, पहले आप आगे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। नोट करें, बिल्कुल करें, जानिए आप ही के लिए ये। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे आगे आगे जगह है, ये भी खाली है वो भी खाली है। आप पीछे क्यों बैठे हुए हैं? इधर आ जाए, इधर बैठे हैं। जी अब पूछें। जी पूछें। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं तो आई एम बाइंग शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो वो कहता है कि भाई जब भी आप किसी और कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा। उसको मैंने आसान करने के लिए क्या लिख दिया, इक्विटी सिक्योरिटीज। नहीं ना, अब लेट से समझो मेरी बात। मैं पूरा इंश्योरेंस ग्रुप देखता हूँ, सही है, ऑडिट फर्म में। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया हुआ है, जहांगीर सिद्दीकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, यूनिलीवर के शेयर्स खरीदे हुए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी 5 कंपनी के शेयर्स खरीदे? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा लाजमी नहीं है कि एक कंपनी एक ही के शेयर खरीद सकती है, एक कंपनी 1000 कंपनीज के शेयर्स खरीद सकती है। क्लियर है? क्योंकि एक बंदा जैसे 10 कंपनीज का मालिक हो सकता है, तो एक कंपनी भी 10 कंपनीज की ओनर हो सकती है। क्लियर है? स्लो है फाइनेंशियल एसेट। अच्छा अभी बता रहा हूँ, मैं और स्लो जाता हूँ, आपके लिए कोई मसला नहीं। अच्छा ये, अच्छा यहाँ बच्चे कहते हैं तेज हो जाए, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं स्लो जाऊंगा। और ओके अच्छा इधर देख लो प्लीज, फोकस के साथ। अच्छा एक हमजा पूछ रहे हैं हमसे कि सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ, तुम एक कागज का पन्ना लेके किसी और को बेच सकते हो? यस। क्या वो मेरा एक फाइनेंशियल एसेट है? यस सर। तभी तो मैं कह रहा हूँ वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेरा एक फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि मैं उसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अभी चेयर लेके जा, नीचे किसी को बेच के देखा अभी 5 मिनट में। हाँ जबकि मैं शेयर अभी अभी ब्रोकर को कॉल करूँ, मैं 2 मिनट में क्या 1 सेकंड में बिकवा देगा। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एसेट एंड नॉन। देखो एक चीज याद रखो, मैं तुम्हें और क्लियर करता हूँ। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन इटसेल्फ है क्या, वो चीज जो सिर्फ कैश में कन्वर्ट होगी। पीपी के लाजमी कैश में कन्वर्ट होगा, तुम्हारा इंटेंशन यूज करना है। इंटेंशन क्या है? तो दैट इज नॉट फाइनेंशियल एसेट।
बात क्लियर है? तो इसलिए मैंने ये बताया है यहाँ पे। सही है जी, ये तेरे भाई के गेम बड़े पक्के हैं इधर। अच्छा भाई, अब कोई सवाल और? हाँ तो फाइनेंशियल एसेट, अच्छा अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, चलो और उसको डिटेल में जाते हैं, फाइनेंशियल एसेट को और खोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप पीपी किस पर्पस से खरीदते हैं? तभी उसके लिए कौन सा आईएएस बनाया? आईएएस 16। तो उसने मतलब जो तुम्हें यूज करना है, मतलब ट्रेडिंग तो नहीं है ना? खाना नहीं खाऊंगा, हाँ जी। एक भैया प्लीज सुनो, सवाल सुनो यार, हो सकता है तुम्हारे काम की चीज हो, प्लीज सुनना जी, बोले। आईएएस 16 से अल्लाह की कसम आईएएस 40 में जाते हैं, पर क्या आईएएस 40 में आप उसको भेज देते हैं यार, रेंट पे देते हैं? तो उससे जो पैसा आता है ना वो कैश, वो फाइनेंशियल एसेट है, वो तो ये रहा। बात क्लियर है? देखो एसेट्स में फर्क रखो ना। अब जैसे मेरी कार है, तो मैं कहूंगा मेरा एसेट है, पर क्या वो फाइनेंशियल एसेट है? फाइनेंशियल एसेट नहीं। देखो फाइनेंशियल एसेट हर वो एसेट जिसका इंटेंशन ही कन्वर्ट करना किसमें, कैश में। अब खुद सोचो, खुद सोचो इधर। आप मुझे एक एक चीज लॉजिकल सोच के बताएं, क्या आप शेयर्स यूज करने के लिए करेंगे? कागज का पन्ना कहाँ यूज करोगे यार? हाँ, कहीं नहीं करेंगे ना इधर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको शेयर्स मिले, अच्छा आजकल तो कागज का पन्ना भी नहीं है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, सीडीसी में होते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, जो कुछ कंपनीज के पुराने जमाने कदीम के हैं वो चल रहे हैं। वो भी आजकल प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप उसको किसमें कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स के अंदर। अच्छा भाई, यानी एक बच्चे ने सही डेफिनेशन बोली, सर वो चीज जो अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट होगी वो कौन सा एसेट है? फाइनेंशियल एसेट। अच्छा कैश इटसेल्फ फाइनेंशियल एसेट है? जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्या है? और जो इक्विटी सिक्योरिटीज है वो भी फाइनेंशियल एसेट है जी। इन्वेंट्री इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। इन्वेंट्री जब बिकेगी, जो उससे पैसा आएगा वो क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। देखो, तो अलग अलग चीजें हैं ना। अच्छा देखो, इसमें तुम खुद सोचो तो बात समझो, इसमें इन्वेस्ट करना भी, इन्वेस्टमेंट ही किसमें हो रही है? फाइनेंशियल एसेट में। और रिडीम भी क्या हो रहा है? फाइनेंशियल एसेट। दोनों में फर्क है। गोल्ड इज योर फाइनेंशियल एसेट, बिल्कुल। तो फिर आपने जब यूज करने की इंटेंशन की है तो फिर उसको आइए 16 में ले जाओ, डेप्रिशिएट करो। और उसको फेयर वैल्यू पे रखना है तो फेयर वैल्यू पे ले जाओ। डिपेंड्स। जो जिन कंपनीज के पास गोल्ड प्रिजर्व होता है ना वो भी फाइनेंशियल एसेट है। सही है जी। इन्वेंट्री जब तेरे पास पड़ी हुई है, सही है जी, तो वो इटसेल्फ उसकी फिजिकल सब्सटेंस है। फिजिकल सब्सटेंस है, तो वो एक ऐसा एसेट है जो कि तुमने बेचने के लिए खरीदा है। तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, सुनना मेरी बात, जब तुम ट्रेडिंग पर्पस के लिए चीज खरीदते हो तो उसके लिए बनाया कौन सा आईएएस है जानी? आईएएस 2। क्योंकि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अगर उसको फाइनेंशियल एसेट कहते हो ना, बात समझना, तुम उसको अगर फाइनेंशियल एसेट कहते हो तो तुमने वो एसेट खरीदा किसके लिए? बेचने के लिए। क्या उसकी फिजिकल सब्सटेंस है या नहीं है? अब जैसे ब्रोकरेज हाउसेस हैं, सुनना इधर यार, जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो ट्रेड ही किसमें करते हैं? शेयर्स में करते हैं। तो आईएस 2 की एक्सेप्शन में जाओगे ना, तो आईएस 2 ये कहता है कि जिसका काम ही शेयर्स की ट्रेडिंग करना है, वो आईएस 2 के जुमरे से क्या हो जाता है? क्योंकि उसके लिए कौन सा आईएस बनाया गया? आईएफआरएस 9। वो बोलता है इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग। ये अच्छा, इन्वेंट्री एक इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो तो एक टेंजिबल चीज है, तुम उसको बेच रहे हो। और इसलिए दोनों में फर्क है। क्लियर है जी? कोई सवाल था? हाँ। ऐसा एसेट जो, तो गोल्ड तो मैं बोल रहा हूँ ना फाइनेंशियल एसेट है, वो तो मैंने बोला। नहीं देखिए, उसके सबसे इट सेल्फ क्या है वो, कि भाई उसकी मार्केट में वैल्यू किससे ड्राइव हो रही है? गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है ना। तो आपका जो गोल्ड, अच्छा चलो उसको यूं भी समझ लो, अगर आपने गोल्ड, फॉर एग्जांपल ज्वेलर है, अगर आपने ज्वेलरी रखी हुई है किसमें, देखो गोल्ड इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, पर आपने सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट किया मैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा आपका काम है कि आप गोल्ड रख के उसकी ज्वेलरी बना के बेचते तो वो आईएस 2 में आ जाएगा। डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन कि आप कर क्या रहे हैं। देखो तभी तो आईएस 2 और इंस्ट्रूमेंट्स को अलग रखा ना। क्लियर है? चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, हम लोग एक चीज लॉन्च करवा रहे हैं एक XYZ क्लाइंट से। वो करेगा क्या, आप जैसे बच्चों के लिए ना छोटी इन्वेस्टमेंट से गोल्ड के अंदर, यानी आप क्या करें, 2000 रुपए इन्वेस्ट करें, गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी ना, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। तो अब
मैंने इन्वेस्ट गोल्ड में किया हुआ है, पर क्या वो गोल्ड मेरे पास फिजिकली है या उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है? तो ये अब मैंने इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन योर फिजिकल एसेट्स एंड योर फाइनेंशियल एसेट्स। क्लियर है जी? तो बेटा जो कैश आ रहा है वो है ना फाइनेंशियल एसेट। अबे भाई क्या इंस्ट्रूमेंट है? यूं फेंक सकता बिल्डिंग किसी पे? भाई बिल्डिंग पर फेंक देगा किसी पे? इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना बेटा। हाथ तो तू एक मिनट रुक जाओ जानी, एक मिनट बात नहीं आप सुनो, आप सुनोगे बेटा। तू हर चीज जिसको हाथ लगा सकता है ना वो तेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा अच्छा तो क्या है सुनो, एक मिनट देखो, मैं क्लियर कर दूं मेरी जान। देखो हर एक, पहले मैं कंप्लीट करूंगा फिर तुम बोलोगे। इधर सुनो, देखो जैसे इन बच्चों ने अच्छी एग्जांपल पूछी मुझसे गोल्ड की, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तुम लोग बताओगे मुझे। अच्छी बात है, देखो ये स्कोप भी क्लियर करो ना। और अच्छी बात है, अल्लाह की कसम ऐसा सवाल को पूछ सकता है कि वेदर इट इज क्लासिफाइड एज एन इंस्ट्रूमेंट और नॉट। बिल्कुल स्कोप में बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने ज्वेलरी खरीदी, फिजिकली मेरे पास खरीदी है, बेचने के लिए खरीदी, दिस इज नॉट माई फाइनेंशियल एसेट। मैंने उसमें इन्वेस्ट बेचने के लिए रखी हुई इन्वेंट्री है। अब मैंने जितने की खरीदी थी मेरी कॉस्ट है, जितनी ऊपर बिकेगी मेरी सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल जीपी आ गया। क्लियर है? दिस इज नॉट माई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा मैंने क्या किया, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी जो अभी लॉन्च होने वाला है, आपने इन्वेस्ट किया, आपने सिंपल इन्वेस्ट करके बोला भाई मेरी जितनी गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगी। आपने मतलब लेट्स से कि आपने भाई केजीज के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया, जो भी एक्स वाई उसका वेरिएबल है। तो अब क्या आपके पास फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो? नहीं। आपने क्या किया हुआ है? इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपके पास एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसकी वैल्यू क्या हो रही है? ड्राइव हो रही है। शेयर्स की वैल्यू कहां से ड्राइव होती है? मार्केट से। शेयर्स की वैल्यू कहां से ड्राइव होती है? अब आते हैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो मैंने ये कहा कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने बिल्डिंग बनाई और मैंने उसको रेंट पे दे दिया। क्या वो बिल्डिंग मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है? ये फर्स्ट 9 का समझो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बिल्डिंग तुम्हारी इंस्ट्रूमेंट है? यह एक टेंजिबल फिजिकल एसेट है। तो उसके लिए कौन सा आईएएस बनाया? उसने बोला जो उससे कमाओगे वो जो कैश आएगा वो क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। उस बिल्डिंग पे तुम्हें गेन भी आता है, वो भी फेयर वैल्यू गेन कहा जाता है पीएनएल में। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, पर सबकी अकाउंटिंग क्या है? जैसा आपका एसेट है, जैसी आपकी इंटेंशन है, वैसा उसके लिए आईएएस और आईएफआरएस। क्लियर है? गुड, ओके। अच्छा सर, यानी एक बात मुझे समझ आ गई कि व्हाट डज एक्चुअली इंक्लूड्स फाइनेंशियल एसेट। जल्दी बता दो कितनी चीजें हैं? 3। पहला शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, दूसरा राइट टू रिसीव कैश, तीसरा कैश। दैट्स इट। क्लियर है? आगे जी। फाइनेंशियल एसेट है ना, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। देखो आप फिर गलत ले गए ना। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता। अगर मेरे पास कैश पड़ा हुआ है ना, तो कोई आपसे पूछे कैश कौन से आईएफआरएस में आता है, तो आज से पहले तो आपको नहीं पता था कौन से आईएफआरएस में आता है। आईएफआरएस 9 में, क्योंकि वो कौन सा एसेट है? ये कह रहा हूँ फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन का पार्ट है। क्लियर है? कैश तो मेरे पास किसी चीज से आएगा ना, बेचूंगा तो आएगा। देखो पहले अगर मैं आपको बताऊं ना, आपने शायद मेरी प्रेजेंटेशन को देखा नहीं, पहले ये गायब था। जब मैंने फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन की ना फिर आया था ये। सही है? तो ये था। एक मिनट, निशा कह रही है सर मुझे क्लियर कर दें, नॉन करंट एसेट में टेंजिबल्स ही आते हैं? नहीं, इंटेंजिबल्स भी आते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने अभी पीछे अपनी स्लाइड में बताया था कि नॉन करंट एसेट इंटेंजिबल भी होते हैं। एग्जाम्पल जैसा आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, सही, आपने लेट से विंडोज 10 का लाइसेंस खरीद लिया कोई 10 सालों के लिए, तो क्या वो 1 साल यूज होगा? 10 साल? अच्छा अगर यही लाइसेंस 1 साल के लिए हो, एक्सपेंस आउट हो जाएगा। चौथी हो करंट एसेट, एक्सपेंस आउट हो जाएगा, उसी साल में खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ओके। यानी इंटेंजिबल्स भी आते हैं एक एक करके। हाँ जी। राइट टू परचेज शेयर्स, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बेहतरीन एग्जांपल। सुनो भाई, वाकई में बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। सुनो, एक मैं कंपनी हूं, मैंने क्या किया? राइट इशू किए। अच्छा राइट शेयर इशू नहीं किए, मैंने लोगों को ये कहा कि भाई तुम मुझसे ये राइट खरीद लो 10 रुपए में।
ऑप्शन कह लो, ऑप्शन टू परचेज शेयर्स, ऑप्शन इशू कर दिया। अच्छा मैंने क्या किया, अब मैं इन्वेस्टर बन के सोच रहा हूँ, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब क्या ये मेरे पास राइट है? यस, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ राइट में, तो ये भी क्या मेरा फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट इज बेसिकली एनी इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स यू राइट टू रिसीव कैश या राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? अब पूछे आप, कवर हो गया? ओके जी। अब सर हम इशूअर की तरफ चलते हैं। इशूअर कितने तरीके की सिक्योरिटी इशू कर सकता है? इक्विटी, भाई सिमिलर सी बात है कि एक बंदा जब दो तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है तो दूसरा बंदा दो तरीके की सिक्योरिटी इशू करेगा। सर अब हम जरा इसको यहाँ पे ये देखें तो वो क्या कहता है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, वो क्या कहता है शेयर्स ऑफ, उसके लिए क्या है इक्विटी इशुएंस, उसके लिए क्या है इक्विटी इशुएंस। ये क्या कहता है राइट टू रिसीव, उसके लिए क्या है फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन टू पे। या सर देखो, अब मैंने अभी भी IFRS 9 की कोई अकाउंटिंग नहीं सिखाई, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जार्गन्स क्या है। वापस से पहली चीज मैंने कहा, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको मैं IFRS 9 की जबान में क्या कहूंगा, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। सामने वाला जो इशू करेगा वो क्या कहेगा, इक्विटी इशुएंस। वापस से देखो, जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करके बैठा हूं वो क्या है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, और जो मुझे इशू कर रहा है उसके लिए क्या है इक्विटी इशुएंस। दूसरे पे आ जाओ जानी, दूसरा अगर मैंने किसी कंपनी को उधार दिया हुआ है तो मेरा क्या है राइट टू रिसीव कैश, उसका क्या है फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑब्लिगेशन टू, उसका उलट है वो। बात क्लियर है? यानी अच्छा तो सर आपने यहाँ पे डेफिनेशन बता दी, यानी कोई भी मेरी ऑब्लिगेशन टू पे मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, ऐसा ही है सर। अब मैं जरा डेफिनेशन आपको बताऊं, प्लीज जरा देखिएगा, कॉपी यहाँ पे भी हो जाएगा, वही वाली चीज वापस आ रही है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा मैं अल्लाह की कसम वाकई मैं IFRS 9 की डेफिनेशन पे आ गया हूँ। IFRS 9 की डेफिनेशन कहां से शुरू होती है, अ कॉन्ट्रैक्ट which gives क्या rise to फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी। अच्छा अब मैं जरा सुकून से यहाँ पे किसी बच्चे से पूछूंगा, वो बता देगा, यानी तू ही बता दे। अब ये जो बोल रहा है ना ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो राइट देगा फाइनेंशियल एसेट को फॉर वन पार्टी, ये वन पार्टी किसका बोल रही है? प्लीज कोई और नहीं बोलेगा। क्या ये सही कह रहा है, इन्वेस्टर का कह रहा है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्या ये सही कह रहा है, इन्वेस्टर का कह रहा है? अच्छा देखो IFRS 9 अल्लाह की कसम यहाँ से शुरू होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो राइज देगा फाइनेंशियल एसेट ऑफ, और अब आपको ये बात समझ आ रही होगी ना कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय फाइनेंशियल, एंड दैट वन पार्टी कौन है, और फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या क्या आता है जल्दी बताओ, राइट टू रिसीव कैश, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी और कैश। यानी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज अब तुम कनेक्ट करो उसको, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे या तो मुझे कैश मिले, वो मेरा कैश राइट वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा या तो मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूं, वो भी क्या है फाइनेंशियल एसेट है। या मैं किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं, वो भी क्या है फाइनेंशियल एसेट है। तो क्या बात समझ आ रही है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट का बायस बने। आगे देखो, एंड इक्विटी ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ अनदर पार्टी, ये बात नहीं समझ आ रही, अनदर पार्टी कौन है? तो इशूअर के लिए इक्विटी भी बोल रहा है, लायबिलिटी भी बोल रहा है। अगर इक्विटी इशू करेगा तो इक्विटी इशुएंस, वरना फाइनेंशियल लायबिलिटी। पहले बताओ डेफिनेशन समझ आई? यानी अभी तक हमने जो काम किया है वो प्योरली सिर्फ किस पे किया है, डेफिनेशन पे। यानी सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट है और दूसरे बंदे के लिए या तो उसकी इक्विटी की इशुएंस है या तो उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। मेरी बहन क्लियर है? पक्का? ओके। अबे बहन उसको बोल रहा हूँ, तू क्यों बोल रहा है यस इधर? अच्छा भाई इधर देखो, अच्छा भाई जब मैं कहता हूँ कि ये इन्वेस्टर है, सही है जी, तो इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पैसे की अकाउंटिंग नहीं सीख रहे, खाली मैं एक माइंड मैप बना रहा हूँ। अच्छा इस इन्वेस्टमेंट को मैं कह सकता हूँ ये शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी भी हो सकता है और ये राइट टू रिसीव कैश भी हो सकता है। सही सचिन पूछ ले, एक सवाल तेरा सवाल है, जल्दी पूछ। अच्छा भाई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट राइट टू रिसीव कैश भी हो सकता है और शेयर्स ऑफ
अनदर कंपनी भी हो सकता है। तो देखो आपको यहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं मैं। इट कैन बी कॉल्ड द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, इट कैन बी कॉल्ड राइट टू रिसीव इन एनी केस। आपकी बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ रहा होगा। इन एनी केस ये आपकी बैलेंस शीट में किस तौर पे आ रहा होगा। अच्छा, अब अगर आज के बाद मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि अकाउंटिंग सीखेंगे हम, अभी अकाउंटिंग पे नहीं उतारा, सिर्फ डेफिनेशन की बात की है। अगर मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोलूं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही हो, तो क्या तुम ये कंक्लूड फौरन करोगे कि वो इन्वेस्टमेंट लाजमी लाजमी शेयर्स है? क्या फौरन कंक्लूड करोगे कि वो इन्वेस्टमेंट लाजमी लाजमी डेट सिक्योरिटीज है, या उसके नोट्स में जाके देखोगे? अब बात समझ आई। यानी हम जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोलेंगे ना, तो आप किसी भी कंपनी के XYZ उठा के देखना, या तो बैलेंस शीट में ही अलग हुआ होता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, या तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ रही होती है जिसका ब्रेकअप कहाँ होता है, नोट्स में। यानी सर इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन इक्विटी सिक्योरिटीज एंड, पर क्या हमने अकाउंटिंग सीखी? पर क्या जार्गन सीखे? यस सर। अब देखें आपके सामने पूरा फ्रेमवर्क है। क्या मैं कह सकता हूं कि सर अगर मैं इन दोनों को ये नाम दे दूं, इक्विटी सिक्योरिटीज और डेट सिक्योरिटीज, सर अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी, ये वही डिबेंचर, लोन नोट्स और बॉन्ड्स। यानी हो सकता है मैंने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ हो सकता है मैंने लोन नोट्स में इन्वेस्ट किया हुआ, और हो सकता है मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ। पहले बताओ, बात क्लियर है? यानी या तो शेयर्स में इन्वेस्ट की होगी या तो डेट सिक्योरिटीज में। इसको चाहे तो कॉपी कर लें आप, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैं तुम्हें उसका डिफरेंशियल पे करूंगा, तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। उसके लिए क्या बन जाएगा, एसेट, डेरिवेटिव। यार FAR2 की प्रैक्टिस में पूरी खुद कराता हूँ इब्राहिम, कोई सेशन नहीं होता। जानिए, हो गया कॉपी? अच्छा आप प्लीज देखिएगा, ये एंट्री से आप आई थिंक वाकिफ है। ये एंट्री से आप वाकिफ है। ये कब बनाता है बंदा? नहीं, जब इशू तो हुआ हो, बट क्या इशू हुआ हो, शेयर इशू हुए हो, पक्का। अच्छा ऊपर डेफिनेशन देखो, एंड इक्विटी, आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को भूल जाओ पहले, आप यहां से रीड करें, एंड इक्विटी फॉर यानी सर एक बंदे के लिए वो फाइनेंशियल एसेट है, और दूसरे बंदे के लिए क्या है, इक्विटी। वापस से देखो, मैं तभी ये तुम्हें फ्रेमवर्क करवा रहा हूं ताकि तुम्हें डेफिनेशन समझ आए, मैंने इसका भी रट्टा नहीं लगवाया। कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदे के लिए क्या था, फाइनेंशियल। अब मैं जिससे पूछूंगा वो, तुम बताओ इन्वेस्टर ने क्या एंट्री बनाई होगी इसकी जब इन्वेस्ट किया होगा, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। शेयर डेबिट नहीं, गलत। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश डेबिट। उसने इन्वेस्टमेंट की है, ये बात याद रखना। बारीक, वेरी गुड। अब आगे सुनो, दूसरे बंदे ने क्या एंट्री बनाई, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, दोनों में फर्क रखो। एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे के लिए इक्विटी, क्योंकि उसने कौन सी सिक्योरिटी इशू की। वेरी गुड, यहां तक क्लैरिटी है? आगे प्लीज सुनना, मुझे खाली इतना बताओ, वो ये वाली एंट्री कब बनाएगा, जब डेट सिक्योरिटी। चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ये जो इन्वेस्टर है वो एंट्री क्या बनाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट। पक्की बात है, इन्वेस्टमेंट डेबिट। सर पहले भी आप इन्वेस्टमेंट कह रहे थे, ये भी इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। सर वो ब्रेकअप कहाँ आएगा, नोट्स में। यानी सर एक बंदा इन्वेस्टमेंट चाहे इक्विटी में करे या डेट में करे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बंदा इन्वेस्टमेंट चाहे इक्विटी में करे या तो डेट में करे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर की बुक में वो किस नाम से आएगी, इन्वेस्टमेंट के नाम से। जो इशूअर है वो उसमें फर्क करेगा कि या तो वो कैपिटल है या तो लायबिलिटी है। बात क्लियर है? पक्की बात है? अभी तक हालांकि हमने कोई इतना टाइम नहीं गुजारा, अभी भी 8 मिनट है बाकी मेरी क्लास में। मैंने सिर्फ आज की क्लास सिर्फ एक ही चीज पे लगाई है, वो क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन पहले अल्लाह की कसम खाली इतना बता दो, ये चीज क्लियर है कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता है। अच्छा ये चीज जल्दी जल्दी बताना तुम लोगों ने, ये चीज क्लियर है कि इक्विटी इशुएंस क्या होती है।
और ये चीज क्लियर है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, पक्की बात है। और फिर टेस्ट दो इधर, हमने कहा ये सर, अब ये हमने बोल लिया इधर, प्लीज सुनना, इधर तुम्हारा पहला टेस्ट है। मैं बिल्कुल देर को रिप्लाई कर देता हूँ भाई, अभी शाम को हुआ जनी, अभी शाम रात को बाद में देखते, पहले काम की बात। चलो इधर देख लो, ये समझ है तुम्हारी डेफिनेशन की, यही है फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी, सही है। अच्छा उसको थोड़ा यूं पढ़ो, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, तुम लोग मुझे बताना, इन्वेस्टर का ये वाला हिस्सा है, इशूअर का ऐसा ही है ना, इन्वेस्टर या तो इसमें इन्वेस्ट करेगा या तो, और वो तो उसका अपना ही पैसा है, ऐसा ही है। इशूअर या तो इक्विटी। प्लीज बीच में नहीं बोलना, ऑनलाइन वालों तुम बोल सकते हो, और उससे पहले मुझे यहाँ पे मैसेज, चलो खैर गलत ही बोलोगे मुझे पता है। इधर पहला टेस्ट है, सुनना सुकून से, क्योंकि आज तक इसने ये भी नहीं पूछा, देखो आज तक अकाउंटिंग आई है, पर मैं लॉजिक्स पे काम कर रहा हूँ कि क्या फाइनेंशियल एसेट, देखो मैं क्योंकि फॉर्म में होता हूँ, ऐसी 10 चीजें आती है जिस पे क्लाइंट मुझसे बहस करता है, मुझे बोलता है फाइनेंशियल एसेट है नहीं है, नहीं है, तो मुझे उसको ना डेफिनेशन के पैरामीटर में उतारना होता है, तो वो गलतियां करता है, तो तुम्हें गलतियां सही करनी है क्लाइंट पे जाके। तो इधर देखना, फोकस होकर, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा, आप अपने दिमाग में सोच के रखें कि इसका आंसर क्या है। प्रीपेड रेंट, पहले तो मैं जिससे पूछूंगा क्या मेरा एसेट, आप बताओ मेरी बहन, क्या मेरा एसेट है? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है मैंने, क्या ये मेरा एसेट है? सब बता दो, एसेट है? ओके वेरी गुड, चलें जी, जानिए आप बताओगे, आप हाँ जी, क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? अच्छा हाँ या ना में जवाब देना, और फिर लॉजिक देना, फाइनेंशियल एसेट है, प्रीपेड रेंट, यस और नो, प्लीज गलती बता दो, कोई मसले वाली बात नहीं, नहीं है, अच्छा रीजन दो। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे उतारो उसको, क्या ये शेयर ऑफ अनदर कंपनी है? क्या ये राइट टू रिसीव कैश है? क्या ये सेल्फ कैश है? ये ये एक ऐसा एसेट है जो सब्सिक्वेंटली एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे कंक्लूड करें कि सर ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ऐसा ही है? रीजन क्या है? इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन, आप समझे, देखें, एक तुम्हें सवाल दे सकता है, मैं कराऊंगा आगे, मेरी बुक में है, वो तुम्हें बैलेंस शीट में ना, बल्कि बैलेंस शीट में क्या, ऐसे ही तुम्हें एसेट्स देगा 15-20 एसेट्स, बोलेगा क्लासिफाई करो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कौन से हैं, तो क्या प्रीपेड को फाइनेंशियल में डालोगे? और फिर मेरा जैसा एग्जाम है तो बोले बताओ रीजन क्या है? इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये प्रीपेड हम क्या, अच्छा प्रीपेड क्यों देते हैं रेंट? क्योंकि मुझे आगे बेनिफिट लेना है, इसका बेनिफिट कैश में आएगा या यूज होके? तो पीपी भी तो यही होता है, दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। पहले बताओ ये बात क्लियर है, यहां तक कोई मसला? पहली डेफिनेशन का भी पहला एलिमेंट हमने टेस्ट किया है, ये तुम्हें मिल जाएगा, बुक में भी है, इसको टेंशन नहीं लो, खाली जवाब दो मुझे, अकाउंटिंग नहीं सीख रहे आज हम, खाली पैरामीटर्स देख रहे हैं। ताजदार, क्या ये अनअर्न्ड इनकम, प्लीज यार वो तुमने सोचना, बीच में नहीं बोलना, रिक्वेस्ट है मेरी, क्या ये अनअर्न्ड इनकम मेरी लायबिलिटी है? प्लीज उसको बोलने दो 1 मिनट, क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अब देखो एग्जामिनर ऐसा सवाल, देखो अगर आज की क्लास में, पहले सुनो मेरी बात, अल्लाह की कसम, आज की क्लास में मैं सवाल शुरू करा देता ना, तुम लोग बोलते वाह यार डेबिट क्रेडिट चल रहा है, वो मजा आ रहा है, ये होती है गेम्स FAR 2 की। जल्दी बताओ फाइनेंशियल लायबिलिटी है? भाई ताजदार कह रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आप क्या कह रही हैं? अच्छा फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि ये मेरी ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे का मतलब है आपकी जेब से कैश जाए, दिस इज नॉट माई ऑब्लिगेशन टू पे, हाँ बट ये इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि पैसे में ऑलरेडी रिसीव। चलो आखिरी चीज, मजे की बात, क्या ये जो कैश डेबिट हुआ है ये फाइनेंशियल एसेट है? तो यार ये अजीब बात कर रहे हैं सर, डेबिट वाला फाइनेंशियल एसेट है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है।
नेचर दोनों का क्या है, अलग है। यानी सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि कैश एक सेल्फ फाइनेंशियल एसेट है और ये अनअर्न्ड इनकम मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों नहीं है? आप भाई आप उसको एग्जामिनर को बोलो कि भाई दिस इज नॉट माय ऑब्लिगेशन टू पे, दिस इज माय नॉट ऑब्लिगेशन टू पे। चलो अब ये तो पहले देख लेते हैं कि तुम लोगों ने सही बताया या नहीं बताया। फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू। तो आपने अपने एग्जामिनर को लिख के देना है कि भाई आई नो द फैक्ट कि दिस इज नॉट माय ऑब्लिगेशन टू पे। पहले बताओ बात क्लियर है? डेफिनेशन डेफिनेशन खेल रहे हैं अभी, कोई अकाउंटिंग नहीं सीखी हमने। अच्छा तो एक और बात सुनो, तुमसे पूछता हूं मैं भाई, क्या चलो यहीं पे करवाई देता हूँ, ये देख लो बहुत सुकून से। जानी तू बताएगा। हाँ, परचेजेस, इन्वेंट्री, ये तो तू सीधे सीधे बता देगा, दोनों तूने बताने क्या है, ये तो आसान पूछ लिया मैंने। क्या ये एसिड है? प्लीज एक मिनट जाने इसको बताने दो यार। हाँ जी, तो सबसे मैंने पूछना है, FAR2 पूरा ऐसे ही चलेगा, पूछ पूछ के ताकि घर पाए चीजों पे। जी जल्दी बता, ये एसिड है? प्लीज यार इसको बोलने दो। यस, पक्का? अच्छा तो चलो एक टर्न अराउंड लेता हूँ तुम्हारी जिंदगी में, ये एक्सपेंस कब बनेगा परचेज? प्लीज कोई और नहीं बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा, कॉन्फिडेंटली बता मेरी जान, कोई मसले वाली बात नहीं है, सीखने आए हो। ये लिख रहे हैं देखो बंगी, जब ये बिकेगा COGS में जाएगा। देखो मैं आपको आज एक चीज सिखाता हूँ, सुनो। जो ये जो परचेज है ना, जो तुमने इन्वेंट्री कहा था, ये इन्वेंट्री कॉस्ट में कन्वर्ट होती है, एक्सपेंस में। उससे जो रिसीवेबल आता है ना, वो मेरा फाइनेंशियल एसेट है। ये एक सेल्फ इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट नहीं है। बात समझे? ये लिंकेज है उसकी। अब आगे सुनो, चलो ये तो मैंने कहा कि परचेजेस तो एटलीस्ट मेरा फाइनेंशियल एसेट नहीं है, पर अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, क्या ये ट्रेड पेएबल मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है? एक मिनट, क्यों? ऑब्लिगेशन। तो आप बोलेंगे यस दिस इज माय फाइनेंशियल लायबिलिटी बिकॉज दिस इज माय ऑब्लिगेशन टू पे। चलें जी, वेरी गुड। अब हमने कहा कि भाई ये आ गया यस बिकॉज इट विल बी सेटल्ड इन कैश। डेफिनेशन समझ आ रही है? आगे चलो। बैंक लोन फाइनेंशियल लायबिलिटी है, पक्का? और कैश क्या है? वेरी गुड। अच्छा भाई जल्दी से एक और चीज, शेयर कैपिटल फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी है, इक्विटी है। अल्लाह के लिए, अल्लाह की कसम प्लीज यार, खुदा के वास्ते एग्जाम में नहीं चिपका के आ जाना उसको फौरन, कि सारी लाइन सारी तो ये भी यही चिपका दो इधर। चलो जी, इक्विटी है। अच्छा, सैयद अली हसन कह रहे हैं इससे पहले वाले केस, यानी कौन सा वाला, ये बैंक लोन वाला या अनअर्न्ड इनकम वाला? जल्दी बता दे जानी। बैंक लोन वाला, जानी बैंक लोन तो सीधी सीधी लायबिलिटी है ना। बैंक पैसे के अलावा क्या लेगा तुमसे? पैसे ही लेगा ना, तो तुम ऑब्लिगेशन टू पे। सही है अली हसन, सेम है, सेम चीज है, लायबिलिटी का नाम कुछ भी रख दो। सही है। अच्छा भाई जल्दी से मुझे एक चीज बताओ, अभी एक चीज तुम्हें एक ट्रिक में फंसाना है। इन्वेंट्री, तो आपने नाम चेंज कर दिया, बस बात तो वही थी। अच्छा भाई इधर अब ये चीज बताओ मुझे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी? तो ये तो प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है, रिडीमेबल है। गेम समझ आ रही है? खाली क्लासिफिकेशन है। अच्छा जी, विल बी रिडीम, दिस इज ऑब्लिगेशन टू पे। ये जिसने सही बता दिया ना, और मैं जिससे पूछूंगा, अच्छा पहले एक एक करके जाने, इधर तू बता जल्दी। फाइनेंशियल लायबिलिटी तो क्या है? इक्विटी है। भाई क्यों इक्विटी है? शेयर्स है, इक्विटी है। ओके, यानी सर हमने कहा ये इक्विटी सिक्योरिटी है बिकॉज विल नॉट बी रिडीम, दिस इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड, ये आपने याद रखना है। आगे, कैश तो फाइनेंशियल एसेट है ना, जो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट है वो क्या है? इक्विटी। हम दोनों चीजें देख रहे हैं, इधर देखो। इधर देखो, हमारी बहन ने सवाल किया कैसे, ये कैश क्या है? भाई मैं तो कैश तो बोल रहा हूँ फाइनेंशियल एसेट है, ये तो लाना तो मेरी शक्ल में सवाल करूंगी। मैं तो कह रहा हूँ ये क्या है?
देखो टेस्ट क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? ओके। अच्छा भाई अब इधर ये मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अहमद तू बताएगा? हाँ जल्दी फोकस के साथ। मेरा टेस्ट ये है, प्लीज कोई और बीच में नहीं बोलना। क्या ये टैक्स पेएबल मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है? एक मिनट, मुंडी बाकी कोई नहीं ला, ये बोलेगा। हाँ हाँ जी, ऑब्लिगेशन टू पे। अच्छा, पर इसने शायद पहले क्लास ली है तभी भंगी ने बता दिया, अदरवाइज नहीं बता पाता। रीजन, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। रीजन, आईएफआरएस 9 की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, लीगल। तो लीगल ऑब्लिगेशन होने के नाते इवन दो यू हैव टू पे, आप इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जुमरे से बाहर कर देंगे। तो ये बात याद रखना, ये इवन ऑब्लिगेशन टू पे है, बट आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आईएफआरएस 9 के जुमरे से क्या ही है, बाहर है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, लीगल है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आता है, कॉन्ट्रेक्चुअल। पहले तो बात क्लियर है? तो सर मैं इसको यहाँ पे खाली लिख रहा हूँ कि फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है। पहले बताओ बात क्लियर है? अच्छा, की टेक अवे फ्रॉम द क्लास, प्लीज सुनो। अभी मैं जैसे ही निकलूंगा क्लास से तुम्हारे पास क्विज आ जाएगा। सही जी, बिल्कुल सलंग आएगा क्विज। तो आपने क्या करना है, आप जब दोस्तों से बैठे में बातें कर रहे हैं किसी महफिल में, टक टक करें, 1 2 3 4 क्लिक करें, आंसर। सही है जी, पोर्टल की नीड नहीं है मेरे पप्पू, तेरे व्हाट्सएप पे आएगा। सही है, इधर भाई मैं बता तो रहा हूँ ना, व्हाट्सएप पे आएगा, इधर सुनो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा सुनो भाई, की टेक अवे तुम लोग मुझे बताओगे ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि डेफिनेशन समझ है। मुझे बताओ आईएफआरएस 9, जिससे पूछूंगा जल्दी जल्दी, तू बता दे यार जानी। हाँ जल्दी बता दे मुझे कि आईएफआरएस 9 किस चीज के लिए बात करता है, जल्दी। पहले बोलोगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, साथ साथ बोलोगे किसके लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 3 चीजें खोल दो, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी। साथ साथ फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी। कितने लोगों की बात करता है, इन्वेस्टर। वेल इन्वेस्टर कितनी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, कितनी सिक्योरिटी इशू हो सकती है। अच्छा, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे में तो उसको अंग्रेजी में क्या कहूंगा, इक्विटी सिक्योरिटी। और शेयर्स ऑफ, किसी को उधार दिया, डेट सिक्योरिटी, राइट टू रिसीव कैश। अच्छा, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा उस केस में डेबिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, और मेरे पास से पैसा चला जाएगा। सामने वाला बंदा जो पैसे लेगा वो कितनी मद में लेगा, या तो इक्विटी सिक्योरिटीज। अच्छा, अगर वो इक्विटी सिक्योरिटी इशू करेगा तो क्रेडिट क्या करेगा। अच्छा, अगर वो डेट सिक्योरिटी इशू करेगा, डिबेंचर वगैरह जो भी लायबिलिटी बनती है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, क्या मेरा अनअर्न्ड इनकम फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि वो कैश में पे, whatever your obligation to pay is your financial liability except legal obligations। बात क्लियर है? यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं, आपके पास क्विज आएगा, आप उसको करें और देखते हैं कौन कितना पानी में। चलें जी, जज़ाकल्लाह।